सो हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम गुरुकुल ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगेन हम बात करते हैं आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए खास कर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 12th में अपेयरिंग है और जो अभी 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं। लाइक वो मास्टर्स का एग्ज़ाम हो, बैचलर का एग्ज़ाम हो, या आप इन फ्यूचर नेट JRF की क्वालिफिकेशन के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हैं। तो ये फ्यूल के प्रिंसिपल्स आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो इन प्रिंसिपल्स को एकदम माइंड में शार्पली बैठा देना आज हमने, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स हैं क्या? सबसे पहली बात करते हैं प्रिंसिपल अप्लाई कब होते हैं, ये प्रिंसिपल बनाए किसने थे, इसका हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपके मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले हेनरी फ्यूल द्वारा 14 प्रिंसिपल्स बनाए गए। ये 14 प्रिंसिपल्स जो थे, ये 14 प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल नेचर के हैं। यूनिवर्सल नेचर होने का मतलब क्या है कि हर जगह लगते हैं, चाहे वो बिजनेस एरिया हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एरिया हो। बिजनेस एरिया या नॉन बिजनेस एरिया, यानी व्यवसायिक क्षेत्र बोल दो या गैर व्यवसायिक क्षेत्र बोल दो, हर जगह आपके प्रिंसिपल एप्लीकेबल होने वाले हैं। दूसरे क्वालिटी के इन प्रिंसिपल्स की, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर के हैं। ये आपने अर्लियर चैप्टर्स में कवर करा होगा। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना, क्योंकि जनरली साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो एक बार बन गए वही प्रिंसिपल टाइम फॉलो किए जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल ऐसे नहीं हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अभी जो 14 प्रिंसिपल बनाए, ये बनाए गए थे प्रोफेशनल लेवल के लिए, प्रोफेशनल मैनेजरियल लेवल के लिए। इसके अलावा आप पढ़ेंगे FW टेलर के प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल्स वर्कर्स के लिए हैं। तो उन वीडियोस को कब आएंगी, वो वीडियोस आपको पता करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप चैनल बने रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर टेलर की वीडियोस कब आने वाली हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये प्रिंसिपल्स जो थे ये प्रोफेशनल मैनेजर लेवल के थे, ना कि वर्कर के लिए थे, क्योंकि वर्कर के प्रिंसिपल बनाए थे किसने, FW टेलर ने। तो हम उसकी बात बाद में करते हैं। अब जब इसने 14 प्रिंसिपल दिए तो 14 प्रिंसिपल के लिए इसने एक बुक लिखी, जिस बुक के अंदर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। उस एक्सपीरियंस के अंदर उसने क्या शेयर करा था, उससे पहले हम बुक के नाम की बात करते हैं कि बुक क्या थी। बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट नाम की उसने एक बुक लिखी। इस बुक के अंदर हेनरी फ्यूल ने अपनी जितनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी वो सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कवर करी। अब ये प्रिंसिपल थे क्या, इन प्रिंसिपल का यूज़ क्या है, हम पढ़ते हैं। हम प्रिंसिपल कैसे पढ़ेंगे, हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती तो उसका क्या सल्यूशन दिया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम थोड़ी देर के लिए हाइड रखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। प्रॉब्लम समझते हैं कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम आई जब प्रिंसिपल बना। भाई प्रिंसिपल बनने का लॉजिक तो बताना चाहिए। सपोज के लिए कंपनी है X लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी है Y लिमिटेड कंपनी। ये दो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। सपोज के लिए दोनों के पास 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर आया कि 10,000 शर्ट्स बनानी है। अब X कंपनी ने क्या करा, जब काम बहुत ज़्यादा था तो उस काम के प्रेशर को देखते हुए उसने 4 बंदों को अपॉइंट करा, 4 सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट करे, S1, S2, S3, S4 सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ बनाए। इसने भी यही करा, इसने भी काम का बर्डन देखा ज़्यादा है तो इसलिए इसने भी 4 बंदे अपॉइंट करे, S1, S2, S3, S4। अब इसने क्या करा, ये कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसने दिमाग लगाया, उसने बोला ले भाई 2,500 शर्ट तू बना,
2500 शर्ट तू बना, 2500 तू बना, 2500 तू बना। लेकिन वाई समझदार था, वाई ने फ्यूल के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए काम करा। इसने क्या करा, इसने बोला भाई ऐसा कर, तू पैसा इकट्ठा कर। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने काम दे दिया इसको बोला तू परचेज कर, यानी परचेज यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट का इसको काम दे दिया। तीसरे को बोला तू प्रोडक्शन कर, यानी उत्पादन विभाग का काम दे दिया। और चौथे को बोला तू सेल्स कर, या मार्केटिंग बोल देते हैं हम सिंपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने काम दे दिया, यानी कि भाई तू बेचने का काम कर, सिंपल शब्दों में। अब काम दोनों ने बांटा, बट द प्रॉब्लम इज दैट क्या एक्स अच्छा है या वाई अच्छा है। तो अगर देखा जाए एक्स और वाई में डिफरेंस क्या है, तो एक्स कंपनी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्स कंपनी के अंदर रिपीटिशन ऑफ वर्क हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ वर्क यानी कार्य का दोहरीकरण हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें वाई कंपनी में सबकी जॉब फिक्स है और हर बंदा अपनी ही जॉब को बार बार कर करके उस काम में क्या बन चुका है, स्पेशलिस्ट बन चुका है। जो बेनिफिट मिलेगा, यानी हमें मिलेगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कार्य का विशिष्टीकरण। बट बेनिफिट ऑफ स्पेशल कहाँ मिल रहा है, हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशल मिल रहा है वाई लिमिटेड में। क्यों, क्योंकि वाई कंपनी ने जो अपना वर्क डिवाइड करा है वो वर्कर की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से करा है, और हर वर्कर एक ही काम को बार बार रिपीट कर करके उस काम में क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। बट एक्स कंपनी में वही बंदा एक्स वाला परचेज भी करेगा, आपका जो S1 वाला है वही परचेज करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बेचेगा। सो लॉट ऑफ वर्किंग बर्डन। तो क्या खाक यहाँ पे इसका वर्किंग मटेरियल रिड्यूस हुआ? नहीं। तो अगर हम ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते तो ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने में क्या फ़ायदा होता, हमें पहला बेनिफिट तो होता है प्रिंसिपल लगाने का, नो रिपीटिशन ऑफ वर्क या जॉब, एक काम को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है द होल वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन divided into small activities according to the interest and ability of work, which increase the working specialization। of worker, यानी इसमें क्या होता है, काम को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है, जिससे एक वर्कर उसी काम को बार बार रिपीट करके उस काम में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। बट अगर हम बात करें काम को कैसे बांटना चाहिए, क्या किसी को दे दें, चक दे इंडिया देखी थी आपने, चक दे इंडिया में आयो कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो शाहरुख खान कहता है नहीं तुम इस काम को बेटर वे से कर सकते हो। तो उस चीज़ों वर्कर का इंटरेस्ट पैदा करना। सपोज के लिए आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है लेकिन आपको काम पकड़ाया जा रहा है टैक्सेशन का, क्या आप खुशी खुशी काम कर पाएंगे? नहीं। तो इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग जरूरी है कि वर्कर का इंटरेस्ट ढूंढा जाए, बिकॉज एक छोटी सी कहावत होती है जिस काम में आपका इंटरेस्ट है अब जितना मर्जी कर लो उस काम में आप बोर नहीं हो सकते हो। तो इसलिए उसने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू क्या करना चाहिए, हमें टोटल ऑर्गेनाइजेशन के काम को, इन संपूर्ण संस्था के कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना चाहिए, और उस काम को जब वर्कर बार बार रिपीट करते हैं उस वर्कर को क्या मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात, वर्क को ऐसा डिवाइड करना चाहिए जिससे वर्कर का इंटरेस्ट और एबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, योग्यता हो, तभी हम उस काम में क्या करेंगे, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन गेट करेंगे, और साथ साथ कार्य का दोहरीकरण यानी रिपीटिशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, सॉल्यूशन क्या है उसका, प्रॉब्लम क्या आई।
सेकंड प्रिंसिपल प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। सपोज के लिए एक प्रश्न है, मिस्टर सुपीरियर, सुपीरियर यानी कि अधिकारी, मिस्टर सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को यानी अपने अधीनस्थ को बोला भाई रॉ मटेरियल खरीद के लिया। अब सबऑर्डिनेट को क्या मिल गया, काम मिल गया, यानी कि जॉब असाइन कर दी गई। इसे हम बोलते हैं जॉब असाइनमेंट, यानी कार्य सौंप दिया गया। अब यहाँ पर वर्कर को बोला गया कि भाई, वर्कर ने पूछा मालिक सर कितने तक का आता रॉ मटेरियल, उसने कहा यार देख 150 रुपये किलो तक के हिसाब से आ जाता है। अब वर्कर जब मार्केट गया सबऑर्डिनेट, तो मार्केट में उसने बोला कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब उसने पूछा कितना चाहिए, दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने पूछा भाई कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसने कहा जी 10 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। क्या भाव है, उसने कहा जी भाव तो 150 रुपये है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। बट शॉपकीपर ने बोला कि अगर आप ये 10 किलो की जगह पैकेट आता पूरा 12 किलो का, अगर आप पूरा पैकेट लेते हो तो पैकेट में 12 केजी मिलेगा, लेकिन रेट आपको पड़ जाएगा 140 रुपये किलो। अब वर्कर बेचारा कंफ्यूज हो गया, क्या करूं यार मैं, कैसे करूं, क्योंकि वर्कर को यहाँ पर राइट तो दिया नहीं बॉस ने कि बार्गेन कर, खुद का दिमाग लगा। अब वर्कर ये बोलेगा नहीं नहीं सर आप उतना ही पैक करो जितना मेरे सुपीरियर ने बोला है। अब ये सुपीरियर के पास गया और सुपीरियर से आके बोला कि सर ये लो, मैं 1500 रुपये का माल लेके आ गया। अब सुपीरियर को इसने बताया कि सर बात ऐसी है, अगर मैं यही पूरा लॉट खरीदता, दर्जन के हिसाब से खरीदता, तो मुझे 140 रुपये पड़ता है एक पीस। तो बॉस ने कहा अच्छा 120 रुपये बच जाते हमारे। उसने कहा हाँ। तो बॉस ने तूने खरीदा क्यों नहीं, कह रहा सर आपने मुझे राइट कहाँ दिया था कि मैं अपनी डिसीजन मेकिंग करूँ। यानी बॉस ने वर्कर को क्या अथॉरिटी दी, अधिकार दिया नहीं। जब तक अधिकार नहीं होगा क्या अब सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो आप, यानी क्या है जवाबदेह होगा वो नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि प्रॉपर राइट नहीं दिए गए। तो फ्योल ने देखा इस प्रॉब्लम को, और इस प्रॉब्लम को देखते हुए फ्योल ने एक प्रिंसिपल बना दिया। उस प्रिंसिपल का नाम क्या रखा उसने, उस प्रिंसिपल का नाम रखा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। या इसी को हम अधिकार अंतरण भी कह सकते हैं। ये क्या कहता है, वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स टुगेदर in absence of proper authority there is no responsibility arise। यानी आप सिंपल भाषा में बोलते हो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ काम करते हैं। अगर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जन्म नहीं लेगी। एक और एग्जाम्पल से वो क्लैरिफाई करता हूँ, जिस एग्जाम्पल से वो क्लैरिफिकेशन ज़्यादा आएगी। अब ये एग्जाम्पल दिया गया था इसलिए कि आप एग्ज़ाम में एक्सप्रेस करो। एग्ज़ाम में ऐसी एग्जाम्पल एक्सप्रेस कर सकते हो कि एक सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को रॉ मटेरियल परचेज करने को बोला, बट सबऑर्डिनेट को उसने बारगेनिंग करने की पावर नहीं दी। अगर सबऑर्डिनेट को बारगेनिंग की पावर नहीं दी तो इस केस में अगर मान लो सपोज तो सस्ता मिल भी सकता था, आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट नहीं करेगा बिकॉज अथॉरिटी नहीं है, और सबऑर्डिनेट विल नॉट बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स देयर सुपीरियर। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारी चेन बनी। वो चेन क्या बनी कि पहले अथॉरिटी जाएगी, जब अथॉरिटी जाएगी तो जॉब असाइन करेंगे आप, जब जॉब असाइन करेंगे तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर आपने अथॉरिटी नहीं दी, जॉब दे दी, तो वर्कर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अब ये सिंपल से फनी एग्जांपल समझते हैं। सपोज के लिए क्लास में टेस्ट चल रहा था,
एक बच्चे को मैंने बोला, मैंने कहा भाई शुभम तू बच्चों का टेस्ट ले ले। अब शुभम को मैंने खड़ा कर दिया टेस्ट लेने के लिए। अब शुभम ने देखा बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, बच्चे नकल मार रहे हैं, बच्चे कहने उसे पेपर पूरा चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं आया वापस घूम के, मैंने कहा शुभम बच्चों ने चीटिंग कर दी? शुभम कह रहा हाँ भैया खुल खुल के चीटिंग करी सबने। मैं तो कुछ करा क्यों नहीं? कह रहा आपने मुझे अथॉरिटी कहाँ दी कुछ करने की? आपने कहा भाई टेस्ट ले लियो, तो मैंने टेस्ट ले लिया। आपने क्या मुझे अथॉरिटी दी कि अगर कोई चीटिंग करे उसका पेपर छीन लियो या डांट दियो या चुप करवा दियो? आपने अथॉरिटी नहीं दी, तो हाउ आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक? सिंपल लॉजिक। तो जब तक आपको किसी वर्क की अथॉरिटी नहीं मिलती तब तक आप उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। ये सिंपल सा उसने इस प्रिंसिपल से कवर करा। अच्छा, अब इन सबके नोट्स ही होंगे आप लोगों को कि नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो भाई टेलीग्राम ग्रुप बनाया ना आप लोगों के लिए, इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया है, आओ ज्वाइन करो, नोट्स पाओ फ्री फंड में, मौज करो लाइफ की। चलो अब आगे करते हैं। पहले प्रिंसिपल आप नोट कर लें एक बार, ये समरी चार्ट्स कवर किए जा रहे हैं आपके आगे, ठीक है? तो चलते एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं क्या पढ़े। दो प्रिंसिपल पढ़े फटाफट। कौन से? डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, जो कहता है कि वर्कर को उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से वर्क को बांटना चाहिए जिससे वर्कर की एफिशिएंसी बूस्ट कर जाए और वर्कर अपने काम में क्या बन जाए? स्पेशलिस्ट, जिससे क्या होगा? रिपीटिशन ऑफ वर्क नहीं होगा और वर्कर बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर जॉब। फिर पढ़ा हमने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार है उत्तरदायी। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार है उत्तरदायी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स टुगेदर। अगर एक भी एब्सेंट होगा तो अगर अथॉरिटी एब्सेंट होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ऐसे हम सारे याद करने वाले हैं थोड़ी देर में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाम नहीं बताएंगे, पहले समझते हैं फिर नाम की बात करेंगे, रट्टा लग जाता है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अब क्या हुआ, एक दिन समझ सी बात है, मैं क्लास में आया, बच्चे नहीं थे। मैं बड़ा गुस्सा हुआ, यार सारे बच्चे क्लास में नहीं है, पढ़ाने का मन नहीं हुआ, बच्चे लेट आए। मैंने कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन मैं नहीं आया, बच्चे आए हुए थे, फिर क्लास स्टार्ट नहीं हुई। क्या कुछ काम हो रहा है हमारा? नहीं। यानी हमारे मिसिंग किस चीज़ की है? मिसिंग है रूल्स की, नियम की कमी है। यहाँ नियम होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए कि बी ऑन टाइम। अगर आप टाइम पर नहीं हैं तो आपकी छुट्टी, आपको निकाल दिया जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऑफिस में जाएंगे जॉब करने के लिए, वहाँ पर थंब प्रेशर बना होता है। क्यों बना होता है? कि आप लेट अगर आएंगे तो आपका थंब लेट लगेगा तो आपकी तनख्वाह आदि कट। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन है। अनुशासन। अब अनुशासन का सिंपल मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कानून। ये चार्ट्स हैं बच्चों के, चार्ट्स कवर करवा रहा हूँ। थ्योरी के नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, मैंने बता दिया आपको। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसका लिंक भी गिवन है बायो में, आ जाओ। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए होते हैं? फॉर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट के लिए है कि भाई नौकर तू टाइम पर आएगा, बॉस का बाप का ऑफिस है। एक सिंपल सी बात, जहाँ बॉस की अर्जेंसी है, आपका स्कूल में टीचर ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ पाओगे आप लोग? नहीं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बॉस एज वेल एज सबऑर्डिनेट दोनों के लिए बनते हैं। जहाँ में कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सुपीरियर सबऑर्डिनेट। अगर आप इसको तोड़ते हो, सपोज से तोड़ते हो, तो देयर इज पनिशमेंट प्रोविजन ऑल्सो। तो आपके ऊपर क्या होगा? पनिशमेंट का प्रोविजन भी होगा, दंड भी मिलेगा अगर आपने रूल को तोड़ा तो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बच्चे के माइंड में कैसे घुसेगा, दिमाग में आता है नो स्मोकिंग। आपने देखो कई जगह बोर्ड लगा होता है, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। अब नो स्मोकिंग का बोर्ड लगने का मतलब क्या है? वहाँ सिगरेट नहीं बनी, धूम्रपान निषेध है। अब जैसे हॉस्पिटल में लिखा होता है कि अगर आपने स्मोक किया तो 500 रुपये का जुर्माना है। इट्स एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। ये वर्ड एग्जाम में केस स्टडी में आया है कि इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ बोर्ड ऑफ नो स्मोकिंग बट अनफॉर्चुनेटली अ वर्कर स्मोक एंड फायर ऑकर्ड, व्हिच प्रिंसिपल इज एब्सेंट इन दैट केस? कौन सा प्रिंसिपल एब्सेंट दोस्तों? डिसिप्लिन। जब साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया भाई मत पी, तो क्यों सुट्टा मार रहा है? सुट्टा मारेगा, कंपनी में आग लगवाएगा, तो इसलिए वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड होता है।
आगे हम बात करते हैं अपना फोर्थ प्रिंसिपल। और फोर्थ प्रिंसिपल समझने पहले हम उसकी क्या पढ़ेंगे बच्चों, समझ गए होगे, अब तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम, पहले समझदार हो गए, धीरे धीरे आप लोग भी मेरे साथ रहोगे, समझदार हो गए। चलो आओ बने रहो हमारे साथ। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के अंदर मैनेजर 1 है, मैनेजर 2 है। वाई में मैनेजर 1 है, मैनेजर 2, यहाँ पर भी ये लो और क्लेरिफाई कर दिया। यहाँ पर 3 वर्कर है, S1, S2, S3। इसने भी इसको काम दिया, 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 इसने भी इसको काम दिया। नाउ द वर्कर टोटली कंफ्यूज, अरे भैया किसका काम पहले करूँ, किसका काम बाद में करूँ। यहाँ पर इसने S1 को काम दिया, इसने S2 को काम दिया, इसने S3 को काम दिया, इसने S4 को काम दिया। क्लियर, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसको काम दे, क्लियर। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो अगर टोटली कंफ्यूज, भाई किसका काम पहले करूँ, किसका काम बाद में करूँ। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ भाई, वो दिन कभी नहीं भूल सकता लाइफ में मैं, मेरे बॉस ने मुझे इनकम टैक्स, जब मैं CA फर्म में था, मेरे बॉस ने मुझे इनकम टैक्स का काम भी दे दिया और सर्विस टैक्स का काम भी दे दिया, वैट का काम भी दे दिया। मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि मैंने काम ही गलत कर दिया और बॉस ने अपनी गलती नहीं की, मुझे बहुत चटकाया, बहुत सुनाया। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर मुझे एक टाइम पर एक जॉब मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक टाइम पर मोर देन 1 जॉब मिली। दैट्स वाई मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई, डाउन हो गई। तो अगर वर्कर को एक टाइम पर एक काम मिलता है तो वर्कर की कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है कि किसी काम को पहले करूँ, किसी काम को बाद में करूँ। तो हम एग्जाम्पल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे आपके एक फेमस केस स्टडी एग्जाम में। हाँ, केस स्टडीज हम सारी कवर करेंगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में भी, टेंशन ना ले, एक केस स्टडी के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे हम लोग आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यार, लाइक भी कर देना वीडियो को, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब केस स्टडी एग्जाम में आती है कि एक मार्केटिंग मैनेजर को कहता है भाई तेजी से सेल बन, तेजी से माल बना के बेच। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है शॉर्टेज और धीरे धीरे माल बना। बेचारा वर्कर कंफ्यूज, यार तेजी से बनाऊँ या धीरे से बनाऊँ। तो किसकी मिसिंग हो रही है, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। जो प्रिंसिपल कहता है कि एक वर्कर को एक टाइम पर एक सिंगल सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। अ वर्कर गेट्स ऑर्डर फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर at a time which increase their working efficiency। यानी अगर हम वर्कर को एक टाइम पर एक बॉस से काम देंगे तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर एक टाइम पर वर्कर ज़्यादा काम मिलेगा तो वर्कर विल बी गेट कंफ्यूज्ड। तो आप एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल देके जा सकते हैं। जितना ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे स्कोर्स करेंगे मार्क्स को। ठीक है, आइए, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी चाहिए तो हमारा कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, आप वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। तो आपको जैसे भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आके मेंशन कर सकते हैं। हमारा नंबर दे रखा है, ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहाँ पर मेल करें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सअप करें, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन वाला क्या है, नेक्स्ट वन वाला समझाते एग्जाम्पल के। टाटा कंपनी, सबने नाम सुना टाटा कंपनी का, बड़ी फेमस कंपनी है टाटा कंपनी, और एक आइडियल एक अच्छी कंपनी है। टाटा कंपनी की बात करते हैं। अब टाटा मोटर्स भी है, टाटा टी भी है। टाटा टी, टाटा मोटर्स, आपके पास टाटा हेल्थ केयर सर्विसेज, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनी चली टाटा की। तो हम दो कंपनी की बात है, टाटा मोटर्स और टाटा सॉल्ट या टाटा टी, कुछ भी लिख लिया अपनी मर्जी से। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है, अलग अलग है? दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, अलग अलग है। तो दोनों प्रोडक्ट का प्लान क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट प्लान होंगे दोनों के अंदर। दोनों का बॉस कौन होगा? क्या सेम बॉस रख के चलेगा? नहीं भाई, दोनों का बॉस भी डिफरेंट रखना जरूरी है, बिकॉज दोनों का जो वर्क है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपके पास क्या किया जाए, क्या दोनों को एक ही बॉस दे दिया जाए?
क्या दोनों के अंदर एक ही काम करवाया जाए? नहीं। टाटा कंपनी करता है अपने मैनेजर को बांटता है। CEO यहाँ पर टाटा बेसिकली है, टाटा है, रतन टाटा जी हमारे, लेकिन वो करते हैं अलग अलग मैनेजर डिपार्टमेंट बनाए थे। तो इन्होंने किस प्रिंसिपल का काम करते हैं? इस प्रिंसिपल का नाम होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप एक ही पर्सन से डायरेक्शन दिलवाएंगे तो काम बिकम ईजी, वर्क बिकम ईजी। लेकिन अगर एक से डायरेक्शन देने वाले कंपनी के बॉस बन जाएंगे तो भी वर्कर क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे, यानी कि कंपनी भी कंफ्यूज होगी कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। तो ये कहता है अ सिंगल प्लान अंडर सिंगल हेड फॉर group of activities having same objective। यानी अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में कहता है कि आप एक सिंगल प्लान होना चाहिए, एक सिंगल योजना होनी चाहिए, एक हेड यानी एक अध्यक्ष के अंदर, और ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कि सारा काम टाटा मोटर्स का अकेला एक ही बॉस संभाले, मतलब उसके अंडर कंट्रोल में नहीं वो करे तो डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ गया भाई? फिर तो कंट्रोल उसके आगे, चाहे उसमें प्रिंसिपल है लेकिन वर्क बांटा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क करा हुआ है। तो ना तो प्रिंसिपल आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, क्या सादा स्कूल में प्रिंसिपल हो सकता है? मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, वैसे आप चाहते हो मर जाएगा तो फिलहाल। तो आप क्या करना है यहाँ पर डिवीजन ऑफ, इसका मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क को देखते हुए आप एक बॉस को काम दो, वो आगे अपने काम को बांटे, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट क्या हो आपका? एक ही हो, उसके अंदर जितनी सिमिलर एक्टिविटीज़ हो उन सारे एक्टिविटीज़ को आप कंप्लीट कर सको। यानी जब भी आप इसे एग्जांपल दोगे, आप दो कंपनीज़ को मिक्स कर दो जो सेम ऑनरी कंपनी है, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो अगर आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो कंपनी उसके दो प्रोडक्ट हैं, मान लो आप हीरो होंडा या होंडा कंपनी है, तो होंडा की बाइक भी आ रही है, कार भी आ रही है, क्या दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेम जगह लगा है? नहीं, बाइक अलग बनती है, कार अलग बनती है, दोनों के पार्ट्स अलग है, दोनों के इंजीनियर अलग हैं, वो मिक्स नहीं करता। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि एक हेड के अंदर पूरे ग्रुप के लिए एक प्लान को लेकर एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसे एक बार नोट करेंगे आप लोग, फिर हम क्विक रिविजन करेंगे पहले 5 प्रिंसिपल्स की। नोट कर लिया। आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्विक रिवीजन के 5 प्रिंसिपल कौन कौन से? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या था कि जहां पर काम करते हैं, डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज से, वर्कर क्या हो जाए, एक काम को रिपीट करके उसमें क्या बन जाए? स्पेशली बन जाए, उसका रिपीटेशन ऑफ वर्क डाउन हो जाए। नटवाए जाएंगे सारे प्रिंसिपल, साथ साथ याद करना है आपको। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या था कि जब तक अथॉरिटी नहीं मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज नहीं हो सकती, दोनों क्या करते हैं? साथ साथ काम करते हैं। फिर डिसिप्लिन क्या था कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो देयर मस्ट बी अ पनिशमेंट प्रोविजन, दंड मिलेगा, जैसे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाना। फिर था यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि एक टाइम पर एक वर्कर को एक ही बॉस से एक ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक वर्कर को एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर मिलते हैं तो वर्कर विल बी गेट कंफ्यूज, किसका काम पहले करूँ और किसका काम बाद में। यूनिटेड एक्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हर का बॉस का होना चाहिए, अलग होना चाहिए, यानी एक सिंगल हेड होना चाहिए फॉर ए सिंगल प्लान के लिए, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जिनका सेम ऑब्जेक्टिव हो। चलते हैं आगे कुछ और प्रिंसिपल्स की तरफ। नाम नहीं लेंगे हम लोग, कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। हम बात करते हैं अपने छठे प्रिंसिपल की बात करते हैं। 6th प्रिंसिपल क्या है? 6th प्रिंसिपल की हम बात करें, छठा प्रिंसिपल हमारे पास। अच्छा एक एग्जाम्पल बताऊँ, मान लो मेरी कंपनी एक वैल्यूएबल एम्प्लॉई है, कोई भी नाम ले लिया, सपोज मान लो मैं नाम ले लिया विशाल का। विशाल नाम लगा हमारे लिए बहुत समझदार, बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय मेरी कंपनी का, वो की मैनेजर पर्सन है, क्योंकि चाबी वाला बंदा, अगर ना आए तो कंपनी नहीं चलेगी। अब विशाल एक दिन काम पे जा रहा था, काम से निकला, साथ में एक और कंपनी थी, उस कंपनी का मैनेजर जानता था कि यार विशाल अवधेश की कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। उसने बोला और भाई विशाल इधर आओ। विशाल चला गया, हाँ जी सर क्या हो गया? यार अवधेश तुम्हें कितनी सैलरी दे रहा है? वो कह रहा है यार अवधेश तो मुझे दे रहा है 50,000 रुपये। उसने बोला यार विशाल तुम्हारी वैल्यू 60,000 की है, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें 60,000 दूँगा। विशाल ने सोचा, विशाल मेरे पास आया, कहता सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरी तनख्वाह 60,000 होनी चाहिए। मैंने कहा भाई तेरी तनख्वाह ठीक है 60,000 होनी चाहिए, बट अभी यहाँ पर इतनी फाइनेंशियल नहीं चल रहा, हम नहीं बढ़ा पाएंगे। क्या विशाल काम करेगा? नहीं। और जहाँ विशाल मेरी कंपनी छोड़ के गया
मेरी कंपनी की दुनिया भर की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके चला गया। और साथ वाली कंपनी को दिया है, मेरे क्लाइंट लीक कर देगा, मेरा डाटाबेस लीक कर देगा। तो ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वर्कर मेरी कंपनी टिका रहे? तो उसके लिए जरूरी है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, या पर्सनल बोल सकते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ये कहता है आपके पास एक हेल्थी रेम्यूनरेशन यानी रीजनेबल रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। रीजनेबल रेम्यूनरेशन अलाउड टू वर्कर which improve their working efficiency according to which increase their working efficiency also improve their living standard। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लिविंग स्टैंडर्ड देना जरूरी है, यानी कि उनका जीवन लेवल क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। यार आपकी कंपनी में बंदा बॉस है, उसको तनख्वाह इतनी कम, तो बेचारा बस से आता है, एक तनख्वाह दो कम से कम उसको, भाई गाड़ी से आए बस से ना आए, कम से कम थोड़ी इज्जत हो कंपनी की भी। इसलिए वो सुना बहुत सारी कंपनियाँ करती है अपने एम्प्लॉय को कार देती है, बाइक देती हैं। क्यों कार बाइक दे रही है? उससे दो फायदे, पहली बात तो टाइम पर आएगा, दूसरी बात क्या होगा भाई, इज्जत है कि इस कंपनी का एम्प्लॉय है, कार मिली, वो बंदा छोड़ेगा नहीं यार, मुझे वो ऑफिस से कार मिली, मुझे ऑफिस से रहने के लिए घर मिला, ये फैसिलिटी मिली, तो अगर जॉब छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। उसे पता है मैं जॉब छोड़ूंगा, तनख्वाह थोड़ी कम भी मिल रही है लेकिन फैसिलिटीज तो मिल रही है, कार मिल रही है, घर मिल रहा है, सर्वेंट मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी कंपनी दे रही है। तो ये चीज़ के अंदर आती है, रेम्यूनरेशन के अंदर आती है कि वर्कर को इस तरह से रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी क्या हो, बढ़े। अब एग्जाम में इस पर केस स्टडी कैसे आती है? एग्जाम में से बहुत फेमस केस स्टडी है। एक कंपनी कहती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने वर्कर से, उसके वर्कर वर्क करे फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करें। अरे भैया प्रसन्नता पेट भरता है? नहीं भरता है। जब प्रसन्नता से पेट ही नहीं भरेगा आपका तो क्या आप काम करेंगे? नहीं। तो इस प्रिंसिपल के अंदर बताया है कि अगर आप वर्कर को खुश रखेंगे तो आपका वर्कर भी अच्छी तरह से काम करेगा। यानी आप मुझे टाइम पर फीस देंगे तो मैं भी अच्छा पढ़ाऊंगा, मुझे फीस नहीं मिलेगी मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक यार, अपने में बीतते जा समझ में आता है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक सिंपल सा एग्जाम्पल दो मैं। एक कंपनी का वर्कर था भाई साहब, बड़ा चंट वर्कर, ठीक है। उसको वो मार्केट में उसको हमने काम दिया, सपोज के लिए एग्जाम्पल के नाम लेते राहुल, कोई राहुल नाम का लड़का है, भाई कोई राहुल हो तो पर्सनली अपने मत लेना यार, एग्जाम्पल है। मेरी कंपनी में काम कर राहुल नाम का पर्सन, मैंने राहुल को बोला राहुल तू मार्केट में जा और शर्ट का कपड़ा खरीद के लेके आ। राहुल मार्केट में गया, राहुल ने देखा कि सारे 150 रुपये के हिसाब से पर मीटर कपड़ा बेच रहे हैं। बट वह उसका बेटा बैठा था, उसके बेटे वही शर्ट का कपड़ा 160 रुपये मीटर बेच रहा था। राहुल गया अपने बेटे, कहता अरे मेरा बेटा बैठा है, मैं अपने बेटे को प्रॉफिट करवाऊंगा, और अपने बेटे से शर्ट का कपड़ा खरीद लेता है। अब इस केस में क्या हुआ, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उसने पर मीटर में 10 रुपये करवा दिया, लॉस करवा दिया। एक और एग्जाम्पल बताऊँ, अब मैच देखते हो, मैच सारे ठीक है, तो अगर धोनी बैटिंग कर रहा है और उसको पता है मेरी सेंचुरी होने वाली है, लेकिन दूसरे हैंड पर मान लो कोई तेज बल्लेबाज खेल रहा है, लाइक सहवाग खेल रहा है, या मान लो युवराज खेल रहा है, उससे तेज खेल सकता है। अब उसे पता है इस बॉल पे सिक्सर चाहिए, तो मेरे चांसेस कम है सिक्स मारने के, लेकिन सामने वाला बंदा उसके चांसेस ज़्यादा फॉर्म में खेल रहा है, काफ़ी देर से खेल रहा है, काफ़ी चांसेस हैं, तो क्या करेगा वो उसको स्ट्राइक देगा या अपनी सेंचुरी पूरी करेगा? उसके सेंचुरी में 1 रन चाहिए, वो उसको स्ट्राइक देगा। तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि वो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करेगा, अपना ऑब्जेक्टिव बाद में, कंपनी का ऑब्जेक्टिव पहले। तो इसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ, आपके पास इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, यानी सामान्य हित व्यक्तिगत हित के अधीन
यानी आप वो काम करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, चाहे वो पर्सनली क्या हो जाए, लॉस क्यों ना है। जो मैंने फादर वाला एग्जांपल था, फादर सन वाला, ये एग्जांपल एग्जाम में जरूर कोट करना। जितने आप प्रिंसिपल एग्जांपल दोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे स्कोर मिलने के चांसेस हैं। ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं सोचना 5 नंबर कोई 50 मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे, लेकिन नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, provide more preference to organizational goal rather than पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल गोल बोल सकते हो। हमें वो काम करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हो, ना कि पर्सनल प्रॉफिट हो। यही बात बोल सकते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि पर्सनल गोल्स पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं 8th प्रिंसिपल की। 8th प्रिंसिपल क्या है? अगर हम 8th प्रिंसिपल की बात करें तो 8th प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करते हैं। अब एक छोटा एग्जाम्पल, अगर मैं सारा काम एक बंदे के मत्थे मर दूँ, क्या वो सारा काम कर पाएगा? या सारा काम बांट दूं तो क्या अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी स्कूल के अंदर क्या है, प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर मॉनिटर, फिर स्टूडेंट्स, या स्कूल के बीच में हेड बॉय भी आता है। तो वो चीज़ क्या है, आपके बेसिकली काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन अगर काम को सारे बंदे एक बंदे के हाथ में दे दें तो क्या अच्छा होगा? जैसे अगर आपके घर में है सारी पावर है पापा के हाथ में, आप घर में किसी कुछ पूछे ही ना, अपनी मर्जी चलाएं, तो आप लोग परेशान होते हो कि पापा के डिसीजन से परेशान हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन चाहिए, ना कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन चाहिए, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण बोलते हैं हिंदी में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर एक बंदे के हाथ में कर दी जाती है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, पर इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण व विकेंद्रीयकरण। ये कहता है इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो नीड टू कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बट इंस्टीड ऑफ दिस, इसकी जगह पर वी नीड टू मेक इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अब इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? प्रभावपूर्ण का मतलब क्या है? जो काम इंपॉर्टेंट है, यानी जो मोर इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, पॉलिसीज़ बनाना कि कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होंगी, तो ये सुपीरियर के हाथ में, किसके हाथ में दे दो? सुपीरियर के हाथ में। यानी से कर दो सेंट्रलाइजेशन कर दो। अब जैसे मुझे कोचिंग कहाँ खोलना है, कोचिंग का स्पेस कितना रखना है, ये सब मेरे हाथ में है, मैं किसी को काम नहीं देता, अपने आइडिया शेयर भी नहीं करता किसी, तो उसका सेंट्रलाइजेशन है। फिर जो लेस इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जैसे आपके पास सिलेक्शन, किस कर का सिलेक्शन क्या करना है, आपके पास की रेम्यूनरेशन क्या देनी है, लीव कैसे अलाउ करनी है, छुट्टी कैसे देनी है वर्कर को,
ये लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर देंगे हम सबऑर्डिनेट के हाथ में दे देंगे, यानी से कर देंगे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो सुपीरियर को दे दिए, जो कम इंपॉर्टेंट काम कर दिए बांट दिए, जिससे वर्किंग बर्डन में क्या हो गया, डाउन। जैसे एग्जाम्पल, तो आपके घर में शादी है, तो अब शादी के लिए जो डिसीजन है, लाइक सिनेमा हॉल, सॉरी सिनेमा हॉल नहीं, हॉल, मैरिज हॉल, सॉरी, ठीक है, मैरिज हॉल कहाँ बुक करना है, कितने हलवाई को लगाना है, ये डिसाइड करता है फादर या चाचा डिसाइड करते हैं। लेकिन बोलते हैं सामान लाना है, वो लाना है, तो सारे पापा दौड़ते हैं आपके, नहीं, आपके भाइयों में बांट दिए जाते हैं, तू ये सामान लियो, तू ये सामान लियो, तू ये सामान लियो। दैट्स मीन जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो आपके फादर के हाथ में है, जो लेस इम्पॉर्टेंट वर्क है उन्होंने आप में बांट दिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि सारा वर्क अगर एक पर्सन के हाथ में होगा तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसे कंफ्यूजन बचाना जरूरी है कि कंट्रोल अपने हाथ में भी रखे और काम को डिवाइड भी कर दें। तो आइए इसे नोट करते हैं, और कोई डाउट है तो पूछते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करो यार। तो आइए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए। 8 का टिप होना चाहिए आपके। क्या था मेरा डिजिटल वर्क। डिजिटल वर्क का मतलब क्या था, सारे वर्क को वर्कर की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटना चाहिए। स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज से वर्कर क्या बन जाए, अपने काम में स्पेशलिस्ट। फिर उसका क्या था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। फिर डिसिप्लिन क्या था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आता है किसके, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों के लिए होते हैं। ना फॉलो करो तो क्या मिलता है, दंड का प्रावधान यानी पनिशमेंट प्रोविजन होता है। नो स्मोकिंग एग्जाम्पल देखा। फिर द यूनिटी ऑफ कमांड्स का मतलब क्या था, एक टाइम पर एक बॉस से एक वर्कर को एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे वर्कर कंफ्यूज ना हो, किसी काम को पहले करे किसी काम को बाद में। यूनिडायरेक्शन क्या था कि पूरे एक जैसे ऑब्जेक्टिव वाले प्लान के लिए एक ही हेड, एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, जिससे पूरे ग्रुप के गोल को अचीव कर सकें। रेम्यूनरेशन कहता है वर्क को ऐसी रेम्यूनरेशन दे जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और उनकी एफिशिएंसी काम की क्या हो, बढ़ सके। फिर इसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा जो हमारे पास था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ा था एक और, जिसका नाम क्या था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी वो काम करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, ना कि पर्सनली हमें बेनिफिट हो। फिर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या था कि जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसे सेंट्रलाइज कर दिया जाए, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन है। 8 प्रिंसिपल टिक पर याद होने चाहिए आपके, 14 आज की क्लास में याद होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं 9th प्रिंसिपल से। 9th प्रिंसिपल इज इक्विटी, समता। ये कहता है कि वर्कर में उनके बीच में इक्वालिटी रखनी चाहिए, जस्टिस के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तू फीमेल है काम नहीं कर सकती, तू मेल है काम कर सकता है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, हिना एंड हरीश दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट फिर भी हरीश को ज़्यादा सैलरी दी जाती है एज कम्पेयर टू हिना, बिकॉज ये कहा जाता है हिना एक लड़की है, वो काम नहीं कर सकती है। तो जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल आता है कि मान लो एक मैनेजर है जो सीईओ है, उसका रिश्तेदार है, वो उस लेवल पे काम कर रहा है और आप भी उस लेवल पे काम कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस लेवल बेटर है, फिर भी प्रमोशन मिलती है सीनियर के रिलेटिव को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास इक्विटी का उल्लंघन हो रहा है। तो इक्विटी का मतलब क्या है, आपके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन in the organization amongst the worker on the basis of religious, caste, gender एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल अगर देखना है कि दोनों को सेम काम करते हैं, अलग सैलरी देना या प्रमोशन देने वाला एग्जाम्पल किसमें आता है, इक्विटी के अंदर आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 10th, ऑर्डर, व्यवस्था। आपने बहुत बार देखा, मैं कोचिंग में उठता है, मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया, डस्टर कहाँ गया, डस्टर कहाँ गया, तो मैं किसका उल्लंघन करता हूँ, ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होता है, ये कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 2 रिसोर्सेज चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए यानी मानव साधन चाहिए, और एक फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए यानी भौतिक साधन चाहिए। तो
तो मानव साधन और भौतिक साधन के लिए क्या बोला उसने? जैसे पहले इस पर केस स्टडी कैसे आती है, इस पर एग्जाम में केस स्टडी आती है कि एक कंपनी में वर्कर काम करते तो चोट लग गई, हाथ कट गया उसका, फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहे, फर्स्ट एड बॉक्स क्या, फर्स्ट एड बॉक्स का है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रहा, वर्कर का खून बहे जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है? ऑर्डर की। फर्स्ट एड बॉक्स में प्लेस होना चाहिए और उस प्लेस पर सामान मिलना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि एक कंपनी में आग लग गई, फायर एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा। भाई गेट के स्टार्टिंग में लगा हुआ, ध्यान से देखो, स्कूल के देखा होगा, गेट में लगा होता है टंकी लगी होती है, आपके पास गैस का लगा होता है, तो वो चाहिए फायर एग्जीक्यूशन लगा है कि प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ उस प्रॉपर प्लेस पर भी होनी चाहिए। तो कहता है अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन मस्ट बी ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। हर व्यक्ति के लिए एक उचित स्थान हो और हर व्यक्ति अपने उचित स्थान पर हो। जैसे लाइब्रेरी रूम, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, पीटीआई रूम क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनको वहाँ जाके उठाया जाए, वहाँ ढूंढा जाए। बड़े बड़े स्कूल में हारते रहेंगे लोग, तो इनके लिए बाकायदा रूम बनाया गया, स्टाफ रूम, कि टीचर का एक पर्टिकुलर प्लेस है और वो टीचर वहीं पर बैठे अपने रूम में, जिससे स्टूडेंट अगर उसके पास जाना चाहे तो ईजिली पहुंच सके। ऑफिस में कैबिन क्यों बने होते हैं? इसीलिए कि हर वर्कर अपने कैबिन में बैठे काम करें। अगर वो अपने कैबिन में नहीं होगा तो इससे उसे ढूंढने में क्या होगी? दिक्कतें आएंगी। तो बोलता है अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन and everyone must be on their proper place। एक उचित स्थान होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने उस उचित स्थान पर हो। A proper place for everything and everything must be on their proper place। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस, तो हर चीज़ प्रॉपर प्लेस को, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एग्जीक्यूशन, टीचर्स के रूम, ऑफिस में कैबिन, ये सारे पॉइंट्स ही केस स्टडीज़ में कवर किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 11th प्रिंसिपल की। हमारा 11th प्रिंसिपल है स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक कंपनी में कम्युनिकेशन यानी बात करने का फॉर्मल वे होना चाहिए। फॉर्मल मतलब कोई किसी से मुंह उठा के जाके बात नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको चोट लगते कुछ होता है तो यही सब प्रिंसिपल भाग गए, प्रिंसिपल मुझे तो बच्चे ने मार दिया, प्रिंसिपल यार तो काम ही नहीं है भाई, तू आगे मुंह उठा के चला गया यार। तो इसीलिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है कि अगर आपको किसी ने मारा है, चोट लगी, कुछ भी हुआ या छुट्टी चाहिए तो आप पहले अपने मॉनिटर बोलो, मॉनिटर सोल्यूशन नहीं है तो क्लास सब्जेक्ट टीचर को बोलो, सब्जेक्ट टीचर के पास नहीं है तो क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल। क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम आपका ऊपर स्टेज वाले सॉल्व कर दे, अगले स्टेज तो जाने की जरूरत ही ना हो। तो इसीलिए बनाया उसने स्केलर चैन, जो बताता है फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बताता है? फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल तरीका होना चाहिए। इनफॉर्मल मतलब होता है किसी भी कैसे बात कर सकते हैं, जो पार्टीज वगैरह में देखा जाता है, जिसे आपके आने वाले चैप्टर्स में कवर किया जाएगा। अब इसने बताया सपोज के लिए ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रिज्माकारक क्यों होता है, ये आपके लेक्चर में कवर किया जा चुका है कि आपके प्रिज्माकारक क्यों होता है इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, मान लो ABCDEFGHIJKLM काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं आपके पास, तो अगर मान लो जी को कोई कंप्लेंट करनी है तो जी डायरेक्टली ए के पास नहीं जाएगा, पहले जी किसके पास जाएगा? अगर जी को ए से बात करनी है तो जी पहले किसको बोलेगा? एफ को बोलेगा, एफ किसको बोलेगा? ई को बोलेगा, ई किसको बोलेगा? डी को बोलेगा, डी किसको बोलेगा? आपके सी को बोलेगा, सी किसको बोलेगा? बी को बोलेगा, और बी किसको बोलेगा? ए को बोलेगा। और बच्चे ने कहा भैया यहाँ तो टाइम वेस्ट हुआ सर जी, यहाँ टाइम वेस्ट हो गया। भाई क्या पता टाइम बच जाए, कैसे टाइम बच जाए? थिंक पॉजिटिव। हो सकता है कि इसने प्रॉब्लम लेके उसके पास जानी है, उसके बीच में प्रॉब्लम लेके एफ के पास गया, एफ कह रहा है यार टेंशन की, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। तो क्या डायरेक्टली उसने बात करी? नहीं।
उसकी सोल्यूशन उससे अगले स्टेप मिल गया, हो सकता है ये इसको बताए, ये इसको बताए, ये सोल्यूशन दे दें, हो सकता है हमें नेक्स्ट स्टेप पे सोल्यूशन मिल जाए। तो क्या ज़रूरी है हम अपने बॉस के पास जाना? एक्चुअली क्या होता है, एक ऑफिस में हर बंदे का स्टेटस होता है, तो स्टेटस के अकॉर्डिंग बात की जाती है। कभी भी एक बॉस जनरली वर्कर था के बात फ्रेंकली नहीं करता है, अपने पद की गरिमा देखनी होती है। मेरा जॉब स्टेटस है, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यार, तो मेरे से कोई उड़ाई बात कर लेगा नहीं, तो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। अब सपोज के माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर एफ को जे से बात करनी है, एफ को जे से बात करनी है तो कैसे बात करेगा? क्या यूं घूम के आएगा? नहीं, तो यहाँ खींच दिया गया गैंग प्लैंक। क्या खींच दिया गया? गैंग प्लैंक, जो सेम लेवल पे होता है। ये किस पे होता है? सेम लेवल के वर्कर आपस में बात कर सकते हैं। तो एफ किसको बोलेगा? एफ जाके बोलेगा के को, और के किसको बोलेगा? जे को। तो इससे थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया कि आप इसको शॉर्ट करते हुए भी बात कर सकते हो, सेम लेवल के पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे एक बार आप नोट करें, फिर हम आगे बचे हुए 3 प्रिंसिपल और हैं, खत्म करें। सारे 14 आज क्लास में याद करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए बच्चों? हमने 11 पढ़ लिए, रिवाइज कर लेंगे फटाफट। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या था? काम को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करना चाहिए, जिससे वर्कर क्या हो जाए, उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाए उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से। सेकंड क्या था पढ़ा था हमने? आपके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्कर को राइट्स मिलेगा तभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन क्या था कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को फॉलो करने जरूरी होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या था कि एक टाइम पर एक बॉस एक वर्कर को एक ही काम दे, वरना वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था? 5 प्रिंसिपल हमारा कि वर्क एक का पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए एक बॉस होना चाहिए और एक ही प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करे, जिसका सबका ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो। फिर उसके हमने रेम्यूनरेशन पढ़ा था, 6वां प्रिंसिपल। रेम्यूनरेशन क्या पढ़ा था हमने कि वर्कर को सैलरीज उनके इस तरह देनी चाहिए जिससे उनका लिंक क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े। फिर इसके साथ और पढ़ा था हमने कि सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट को करना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट फोकस करना चाहिए, यानी वो काम करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके, भले ही इंडिविजुअली हमें क्या हो, लॉस ही क्यों ना हो। फिर हमने साथ में पढ़ा था आपके पास जिसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, कि वर्क को जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो सेंट्रलाइज कर दे, जो लेस इंपॉर्टेंट उसे क्या कर दे, डिसेंट्रलाइज कर दे। फिर इसका हमने पढ़ा था आपके 9th प्रिंसिपल पढ़ा हमने। 9th प्रिंसिपल पढ़ा आपके पास इक्विटी, की वर्कर्स में कोई जेंडर या कास्ट या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबको इक्वली चांस देना चाहिए। फिर हमने 10th पढ़ा आपके पास जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 रिसोर्स है, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल रिसोर्स के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और रिसोर्सेज अपने प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए, जैसे फायर एग्जिस्टमेंट या फर्स्ट एड बॉक्स। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। हर व्यक्ति के लिए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन मस्ट बी ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। फिर इसके हमने पढ़ा था आपके पास स्केलर चेंज वाला फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका फॉर्मल तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि कौन किससे बात करेगा, अपनी जॉब के स्टेटस को देखते हुए आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब बच्चों कुछ प्रिंसिपल हम उसकी बात करते हैं। अगला आता है आपके पास 12th प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कर्मचारियों का स्थायित्व। सपोज के लिए आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां जॉब जैसी होगी वैसी आपको रखा जाएगा, काम कम होते आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको काम बुलाया जाएगा, आप काम करने जाओगे? नहीं जाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, या आपकी वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। सपोज के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में जॉब करने का, उसने कहा भाई 2 महीने बाद काम करवाया, उसने बोला यार अब देश काम कम हो गया भाई जॉब छोड़ दे। हाँ ठीक है, मुझे एक दूसरी कंपनी जॉब मिल गई, थोड़ी तनख्वाह कम ही थी, लेकिन वो उसने मुझे काम से निकालने के लिए नहीं बोला, उसने मुझसे एग्रीमेंट करवा लिया 5 साल से पहले जॉब में छोड़ेगा। अब मैं क्या 5 साल जॉब छोड़ के उस कंपनी में जाऊँगा? नहीं। तो ऐसी कंपनी को बार बार खर्चा आ रहा है किस बात का? वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का। तो इसलिए वर्कर कंपनी का एक प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को स्टेबल रखो, जिससे आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट बचेगी। और दूसरी बात क्या होगी कि वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे वर्कर पूरी एफिशिएंसी से काम करेंगे। एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, जैसे कि कोई बच्चा हमें मंथली फीस देगा तो हम कोर्स धीरे धीरे चलेंगे, बिकॉज हमें पता हमारी जॉब क्या है, अनसिक्योर्ड। जैसे ही हमने कोर्स का बच्चा भाग जाएगा। लेकिन कुछ हमें पैकेज दे देगा तो हम पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं, ये पता हमारी जॉब क्या हो रही है, स्टेबल। 1 साल के लिए पैसा आ गया अपने पास, अब 1 साल पूरी मेहनत से पढ़ाना है। तो सिंपल लॉजिक कंपनी में चलता है कि अगर आपको, जैसे आप देखते हो मिस्त्री काम करता है, उसे दिहाड़ी के हिसाब से काम देते हो तो धीरे धीरे काम करता है।
उसे ठेका देते हो फटाफट काम करता है, बिकॉज ठेके उसको पता है मुझे बिल्डिंग बनानी है, आज बनाऊँ 10 दिन बनाऊँ 20 दिन बनाऊँ, पैसा बनाना मेरे को ही है। लेकिन दिहाड़ी में उसको पता है कि आज मेरे से करवा रहा है, कल इसका पता नहीं किसी और काम पे लगा ले। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को स्टेबल देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, तभी उनकी कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द वर्कर्स which increase their working efficiency, जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी करता है, बढ़ाता है। फिर इसका आता है हमारा 13 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव है, इनिशिएटिविटी बोल सकते हैं इसको, पहल क्षमता। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो वर्कर को पता होती है, सुपीरियर तक बात पहुंचती भी नहीं है। लेकिन अगर वर्कर को बोलने का, प्लान बनाने का मौका दिया जाए तो हो सकता है प्लान को अच्छा बनाए। एग्जाम्पल से कवर करता हूँ। सपोज पार्ले जी कंपनी सब जानते हैं, आपको लगता है जो पार्ले जी कंपनी का मालिक है वो पार्ले जी बिस्कुट खाता होगा? वो कभी खाता ही नहीं होगा। खाते हुए उसके वर्कर जो बनाते हैं। सपोज पार्ले जी कंपनी में काम करता हूँ, बिस्कुट खाने गया और मैंने देखा कि यार सेम कॉम्पिटिशन टाइगर कंपनी भी आ रही है, बिस्कुट बेच रही है। टाइगर इतनी स्मार्ट कंपनी है, टाइगर कंपनी कर रही है, वैसे बिस्कुट बेच रही है, प्लस चॉकलेट वाला फ्लेवर ही बेच रही है। अब मैं बॉस के पास गया, सर हमारी कंपनी सिर्फ नॉर्मल बिस्कुट बना रही है, लेकिन टाइगर कंपनी वही चॉकलेट वाले बना रही है। तो मैंने एक प्लान दिया, सजेशन दिया, अगर वर्कर मेरे सजेशन को लेगा तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो कंपनी ग्रोथ करेगी और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि मुझे लगेगा यार बॉस मेरी बात मानता है, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं अगला प्लान फिर बॉस के पास लेके जाऊंगा। तो इस तरह से वर्कर का भी इम्प्रूवमेंट आएगा और कंपनी भी करेगी, ग्रोथ करेगी। इसका एग्जाम्पल बताऊँ, अगर केस स्टडी में आता है कि कंपनी एग्जाम्पल में कि सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स लगा रखा है कंपनी ने, तो सजेशन और कंप्लेंट बॉक्स का है इनिशिएटिव का एग्जाम्पल है कि वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने सजेशन शेयर्स करने, अपने प्लान शेयर्स करने के, जिससे हम उसे इम्प्लीमेंट करने का मौका देंगे अगर उनके प्लान क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। तो सबके लिए वर्कर की मेंटल एक्सरसाइज से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कहता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज to the worker to prepare and execute their plan, which improve workers' confidence लेवल। जो वर्कर का कॉन्फिडेंस लेवल करते हैं बढ़ा देंगे। नाउ द लास्ट वन इज 14th प्रिंसिपल। खत्म बच्चों, लोग मजाक मजाक में 14 प्रिंसिपल उड़ा दिए, आपने बराबर कर दिए। एस्पिरिट डी क्रॉप्स, सहयोग की भावना। एस्पिरिट डी क्रॉप से कहता है जब भी आप टीम में काम करो, किस में काम करो, टीम में। जब भी आप टीम वर्क करो, आप हमेशा कम्युनिकेट के टाइम पर मैं शब्द की जगह हम शब्द का यूज़ करो, आई वर्ड की जगह वी शब्द का यूज़ करो। कभी भी आपने देखा होगा जब धोनी इंडियन टीम मैच जीतती है और धोनी को बुलाते हैं कि MS धोनी आएंगे इंडियन टीम की तरफ से बात करने के लिए, तो MS धोनी क्लाइन कहते हैं आवर प्लेयर प्ले बेस्ट। कभी बोलता है मैंने अच्छा खेला जी, मैंने अच्छा खेला। कभी बोलता है शायद प्ले ठीक है बेटा, अगली बार तू ही खेल लियो, हम तो खेलेंगे ही नहीं। तो हमेशा बोलता है हमारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, दैट्स वाई हमने जीता। कभी ये नहीं बोलता मैंने अच्छा खेला। अगर मेरी क्लास में 90+ ला रहे तो मैं बोलूँगा मैंने पढ़ाया था 90 ला, बच्चे अच्छा मैं तो मेहनत करी नहीं थी। हम बोलते हैं हमारे ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे ये बच्चे बड़े मेहनती हैं, दैट्स वाई उनके नंबर आए हैं। तो हम शब्द का यूज़ कर रहे हैं, वी शब्द का यूज़ करना चाहिए, ना कि आई शब्द का यूज़ करना चाहिए। तो टीम में हमें कम्युनिकेशन के टाइम पर यानी बाय टाइम पर वी वर्ड यूज़ करना चाहिए, ना कि आई वर्ड का यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है
14 प्रिंसिपल ख़त्म हो चुके हैं। अब इसे 2 बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे और आपके दिमाग में भर जाएगा। अब आपको करना क्या है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जाना है। ये सारी पिक्चर्स और प्रॉपर थ्योरी नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो गो सब्सक्राइब वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो करो, वहाँ पर भी से नोट करें पहले आप लोग। तो हाँ जी, चले 14 के 14 याद कर लें एक बार। चलो आप मेरे साथ साथ करोगे, मैं आराम से बोलूँगा, आपको 14 याद करने हैं। पहला प्रिंसिपल क्या था बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क, जो कहता है काम को स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना चाहिए जिससे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ सके। अगर आप शुरुआत से देख रहे हो तो रट गया, कसम से रट गया होगा, तो रट गया होगा आपको, ठीक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि अगर हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ काम करते हैं, अगर हम अथॉरिटी नहीं देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। फिर था डिसिप्लिन, जो हो जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, किसके लिए, वर्कर के लिए भी और मालिक के लिए भी होने चाहिए, वरना पनिशमेंट का प्रोसीजर होगा। तीनों का याद। चौथा याद करते हैं। चौथा क्या है आपके पास, हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि एक टाइम पर एक वर्कर को एक ही बॉस से एक ऑर्डर मिलना चाहिए। हमने कोचिंग को रटवा देते, जबरदस्ती रटवाते कोचिंग में तो बच्चों को अपने। पांचवा यूनिटी ऑफ कमांड के बाद हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कहता है एक पूरे डिपार्टमेंट वर्क के लिए, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कार बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उनके पूरे एक हेड के लिए, एक पूरे ग्रुप के लिए एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए पूरी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए, वरना सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। फिर पढ़ा था हमने छठा, जिसका मतलब क्या था, रेम्यूनरेशन। वर्कर को ऐसी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जिससे वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो सके, बढ़ सके, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। फिर इसके बाद हमने क्या करा था, आप क्या पढ़ा था, 7th प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को मोर प्रेफरेंस देनी चाहिए। फिर हमने 8वां पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था कि हमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसे सेंट्रलाइज करना चाहिए, जो लेस इम्पोर्टेंट वर्क है उसे डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। फिर हम पढ़ा था 9th प्रिंसिपल। 9th प्रिंसिपल क्या था, इक्विटी, किसी के बेस में जेंडर या कास्ट रिलीजियस के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फिर 10वां पढ़ा था हमने ऑर्डर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन और फिजिकल। ह्यूमन रिसोर्स के होता है प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन, एवरीवन मस्ट बी ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। हर व्यक्ति के लिए उचित स्थान होता है, हर व्यक्ति उसी स्थान पर होना चाहिए। और फिजिकल के लिए होता है प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। हर वस्तु के लिए उचित स्थान और वस्तु अपने उचित स्थान पर होने चाहिए। फिर था हमारे पास 11वां स्केलर चेंज। का मतलब क्या था, एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की, अपने सुपीरियर से जब भी बात करेंगे तो अपने स्टेटस को, किसको, स्टेटस को देखते हुए बात करेंगे, कभी अपनी हर अथॉरिटी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। फिर इसके हमने पढ़ा था आपके पास नेक्स्ट, जो बोर्ड में दिख ही रहा होगा, 12वां प्रिंसिपल स्टेबिलिटी। वर्क की जॉब अगर बार बार चेंज करेंगे तो इससे कंपनी की एफिशिएंसी गिरेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो ज़रूरी है कि हम वर्कर को चेंज ना करें, उसे जॉब रोटेट ना करें, वर्कर पूरे कॉन्फिडेंस से काम करेगा। इनिशिएटिव जिसकी बात करते हैं तो इसका मतलब पहल क्षमता, वर्कर्स को प्लान बनाने और एग्जीक्यूट करने का पूरा मौका देना चाहिए। एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब टीम की भावना से बात करनी चाहिए। हमें कम्युनिकेशन में वी शब्द का यूज़ करना चाहिए, ना कि आई शब्द का यूज़ करना चाहिए। 2 बार वीडियो देखो, सिर्फ 2 बार ये वीडियो देखोगे आप लोग, बोर्ड के लास्ट तक नहीं भूलोगे ये वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने स्कूल ग्रुप में डालो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी नॉलेज बढ़ सके। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज।